हेलो स्टूडेंट। साइंस फर्स्ट 8 चैप्टर धातु विज्ञान, उसमें मैं आपको धातुओं का निष्कर्षण बता रहा था। अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण मैंने बताया था। अधिक क्रियाशील धातु में एल्युमिनियम आती है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण आपकी बुक में दिया गया है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण, उसके पहले एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम धातु है, उसका संकेत क्या होता है? Al। एल्युमिनियम का रंग कैसा होता है? पहला सफेद। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 होती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 283। एल्युमिनियम जब किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया करता है तो 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी है? 3 है। एल्युमिनियम अभिक्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। किसी न किसी तत्व के साथ वह यौगिक अवस्था में पाई जाती है। सिलिकॉन के पश्चात और ऑक्सीजन के पश्चात, यानी ऑक्सीजन और सिलिकॉन के पश्चात एल्युमिनियम ऐसा तीसरा तत्व है जो भूपृष्ठ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क मतलब जिससे एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है, आपको पहले बताया था। जिन खनिजों से धातुएं आसानी से प्राप्त करती हैं हो जाती हैं उनको अयस्क कहते हैं। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। उसका सूत्र है Al2O3.NH2O, यानी बॉक्साइड में एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड और पानी के अणु के मिलकर बॉक्साइड बनता है। तो बॉक्साइड में मेन जो रासायनिक पदार्थ होता है वह क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के निष्कर्षण से आपको, यानी बॉक्साइड के निष्कर्षण से आपको एल्युमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट में 30 से 70% तक एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और शेष जो होती है उसके अंदर मृदा, आपने पढ़ा होगा ऐस के साथ जो अशुद्धियां पाई जाती है उनको मृदा कहा जाता है। तो बॉक्साइट में 30% से 70% एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और शेष मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा होती है, कौन सी मृदा अशुद्धियां होती है एल्युमिनियम बॉक्साइट में? रेत, सिलिका, आयरन ऑक्साइड आदि जो अशुद्धियां होती हैं वह बॉक्साइड में पाई जाती है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। बॉक्साइड में जो मेन पदार्थ जिससे एल्युमिनियम आप प्राप्त करते हुए होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइड में 30 से 70% तक एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, शेष भाग उसमें मृदा अशुद्धियां होती हैं। कौन सी मृदा अशुद्धि है? रेत, सिलिका, आयरन ऑक्साइड आदि। एल्युमिनियम का निष्कर्षण 2 सोपानों में किया जाता है। पहला सोपान है बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण और दूसरा है एल्युमिना का विद्युत विश्लेषण। ये 2 सोपान है, मुख्य सोपान। क्या है? पहला बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण, दूसरा एल्युमिना का विद्युत अपचयन। पहला सोपान है बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण। अयस्क का सांद्रीकरण तो आप समझते हैं, इसके पहले बताया गया था कि अयस्क में से मृदा अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्क का सांद्रीकरण होता है। तो यहाँ पर भी बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड के साथ रेत, सिलिका और आयरन ऑक्साइड जैसी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है तो शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको प्राप्त होता है, जिसको एल्युमिना कहते हैं। तो यानी बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण करने के लिए उसमें से सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड जैसी अशुद्धियों को निकाला जाता है। अब बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण की 2 पद्धतियां हैं, बेयर पद्धति
और हॉल पद्धति। बेयर की विधि या हॉल की विधि से निच्छालन द्वारा अशुद्धियां क्या की जाती हैं, बॉक्साइट में से अलग की जाती है, जिसके बाद आपको निच्छालन की क्रिया के अंत में निस्तापन की क्रिया द्वारा आपको सांद्र एल्यूमिना प्राप्त होता है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना, जब अयस्क सांद्र हो जाता है तो उसमें खाली एल्युमिनियम ऑक्साइड रहता है, तो उसको एल्यूमिना कहा जाता है। अब एल्यूमिना कैसे प्राप्त किया जाता है? बेयर पद्धति से, यानी बॉक्साइट का सांद्रीकरण बेयर पद्धति से कैसे किया जाता है? या आपको क्वेश्चन आ सकता है, बेयर पद्धति से एल्यूमिना कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैंने अभी आपको बताया कि बॉक्साइट अयस्क का सांद्रीकरण दो विधियों द्वारा होता है, बेयर की विधि और हॉल की विधि। तो पहले बेयर की विधि में क्या करते हैं, जो अयस्क होता है बॉक्साइट अयस्क, पहले उसको गोलाकार चक्की में पीसा जाता है, यानी उसको चूर्ण बनाया जाता है। उसके बाद डाइजेस्टर में, जिसको हिंदी में कहते हैं सार संग्राहक, डाइजेस्टर में सार संग्राहक में उच्च दाब पर 2 से 8 घंटे कॉस्टिक सोडा, यानी जिसको आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ 140 से 150 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है, उसका निच्छालन किया जाता है। मैंने क्या बोला? अल्युमिनियम बॉक्साइट के चूर्ण को उच्च तापमान पर और उच्च दाब पर सार संग्राहक में 2 से 8 घंटे कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 140 डिग्री से 150 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है। आप तो जानते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, अतः वह कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घुल जाती है और जलीय विलयन में पानी में घुलकर वह घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट नामक लवण बनाती है। इस तरह बॉक्साइट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन द्वारा क्या होता है? निच्छालन होता है। रासायनिक क्रिया आपको दिया है, बॉक्साइट का पहले सूत्र लिखा है Al2O3.2H2, उसके साथ 2Na सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो घुलनशील लवण सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaOl2, 2Na सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और पानी बनता है। लेकिन जो मृदा अशुद्धियां जैसे आयरन ऑक्साइड है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुलती नहीं है, तो उनको छानकर अलग कर दिया जाता है। मृदा सिलिका जो है, सिलिका जली सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो बॉक्साइट में जो सिलिका अशुद्धि है वह जली सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलकर घुलनशील सोडियम सिलिकेट बना देती है, तब उसको अलग करना रहता है। इसके लिए क्या किया जाता है, जली जो सोडियम एल्यूमिनेट बना है उसके साथ सिलिका भी सोडियम सिलिकेट भी रहता है, तो जली सोडियम एल्यूमिनेट को पानी, उसमें ठंडा पानी डालकर उसको तनु करते हैं, यानी उसका तापमान कम करते हैं। जैसे उसका तापमान कम करते करते 50 डिग्री तक कर देते हैं, उसमें पानी डालकर उसको ठंडा कर देते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, एल्युमिनियम पानी डालने से, ठंडा करने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बन जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जैसे दही में ऊपर पानी रहता है और नीचे थक्का जमा हो जाता है, उसी तरह अवक्षेप बन जाता है। किसका? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। जरा देखिए, रासायनिक समीकरण आपकी बुक में दिया है। ये जो एल्यूमिनेट है NaOlO2, सोडियम एल्यूमिनेट में जब पानी डाला जाता है, ठंडा किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, देखो तीर का निशान नीचे दिखाया गया, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। अब ये इसी तरह एल्युमिनियम अब हॉल की विधि में क्या होता है, यहाँ तक हॉल की विधि में अब क्या करते हैं, हॉल की विधि में अयस्क का जो चूर्ण है उस चूर्ण को जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ सार संग्राहक में गर्म करते हैं। पहले बेयर्स में क्या किया था, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म किया था, लेकिन हॉल्स की विधि में क्या किया जाता है, जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ सार संग्राहक में गर्म करने पर वह पानी में घुलनशील क्या बन जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। जैसे कॉस्टिक सोडा के साथ सोडियम एल्यूमिनेट बना, उसी तरह
सोडियम कार्बोनेट के साथ भी गर्म करने के बाद क्या बन जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। उसके बाद अघुलनशील जो अशुद्धियां हैं उसको छान कर फिर छनित्र को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उसमें फिर क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करके उसका क्या करते हैं, उदासीनीकरण किया जाता है, तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। बेयर की पद्धति में क्या किया गया, छान कर सोडियम एल्यूमिनेट में पानी डाला गया तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा हुआ तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बना। हॉल की पद्धति में क्या किया गया, जली कॉस्टिक सोडा की जगह सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया गया तो घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट बना। उसको फिर उसको छान लेते हैं जिससे अघुलनशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। फिर उस संयंत्र को गर्म करके उसमें क्या प्रोवाइड की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। उसका रिएक्शन नीचे दिया है आपको। पहले क्या किया है, बॉक्साइड को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया है तो सोडियम एल्यूमिनेट बना है NaOL और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और फिर यह सोडियम एल्यूमिनेट को जो जली विनियल है उसमें क्या प्रोवाइड की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोवाइड की जा रही है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। रिएक्शन दिया 2NaAlO2 एक्वस, उसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है, अवक्षेप बनता है सोडियम कार्बन। अब ये दोनों विधियों में आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है। तो दोनों प्रक्रियाओं में, चाहे बेयर की पद्धति चाहे हॉल की पद्धति, दोनों प्रक्रियाओं में जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है उसको छान लेते हैं, फिर धोकर उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो उसका निस्तापन होता है तो शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है जिसको एल्यूमिना कहते हैं। यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को छानकर धोकर सुखाने के बाद 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एल्यूमिना प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर रिएक्शन दिया है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 2AOL ट्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसको 1000 डिग्री पे गर्म करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है AlO2 और पानी के अणु वाष्प बन करके निकल जाते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 यह प्राप्त हो गया आपको। अब अगला सोपान है एल्युमिना का विद्युत अपघटनी अपचयन। अब एल्युमिना से आपको धातु प्राप्त करनी होती है। इस पद्धति में पिघली हुई एल्युमिना के मिश्रण को, जिसका पिघली हुई एल्युमिना का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान यानी एल्युमिना कितने तापमान पर पिघलती है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस एल्युमिना को पिघलाकर स्टील के टंकी में उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। देखो ये आप डायग्राम देख रहे हो, स्टील की एक टंकी है, इसमें एल्युमिना को पिघलाकर डाला जाता है, फिर उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। विद्युत प्रवाहित करने के लिए इस टंकी के आंतरिक सतह पर ग्रेफाइट का अस्तर होता है। देखो काले रंग का अस्तर दिख रहा होगा, इस आंतरिक सतह पर ग्रेफाइट का अस्तर होता है। यह अस्तर जो होता है ऋणाग्र का काम करता है, स्रोत जहां से विद्युत प्रवाहित करने उसका स्रोत का ऋण ध्रुव इस ऋणाग्र से जुड़ा होगा। देखो यहाँ सेल दिया, सेल का ऋण भाग ऋणाग्र से जुड़ा होता है। फिर जो विलयन में ग्रेफाइट की छड़ें डूबी रहती हैं, छड़ें जो है धनाग्र का काम करती है, एनोड का काम करती है, यानी सेल का धन सिरा इन तीनों से, इन सभी से जुड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। अब मैंने आपको बताया कि इस टंकी में जो एल्युमिना का पिघली अवस्था में है, लेकिन एल्युमिना का द्रव्यमान बहुत ज्यादा 2000 से अधिक होता है, इतना अधिक तापमान पर उसको पिघलाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको पिघलाने के लिए उसमें दो चीजें मिलाते हैं जिससे उसका द्रव्यमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह पिघल जाती है, पिघली अवस्था में मिल जाती है, तब हम उसका विद्युत अपघटन कर सकते हैं। तो उसमें कौन सी चीजें मिलाते हैं जिससे एल्युमिना 1000 पर ही पिघल जाती है? दो चीजें मिलाई जाती है, दो रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। पहला नाम है क्रायोलाइट जिसका फार्मूला है Na3AlF6 और दूसरा होता है फ्लोर स्पार जिसका फार्मूला है CaF2। ये दो क्रायोलाइट Na3AlF6 और फ्लोर स्पार मिलाने से एल्युमिना का द्रव्यमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है। इस पिघली हुई एल्युमिना को इस्पात की टंकी में रहते हैं, स्टील की टंकी में रहते हैं, जिसकी आंतरिक सतह पर
ग्रेफाइट की सतह रहती है जो ऋणाग्र का काम करती है, उसमें ग्रेफाइट की छड़ें डूबी गई रहती है जो धनाग्र का काम करती है। अब इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम में क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। तो जब पिघली अवस्था में हो जाती है तो एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड आयनिक यौगिक है, उसमें एल्युमिनियम धन आयन होगा, ऑक्साइड ऋण आयन होगा। तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम जो धन आयन है वह ऋणाग्र की ओर जाने लगता है और ऑक्साइड जो ऋण आयन है वह धनाग्र पर जाने लगता है। तो क्या धनाग्र और ऋणाग्र पर क्या क्रिया होती है? मैंने बोला एल्युमिनियम जो है कहाँ जाता है, ऋणाग्र यानी कैथोड पर जाता है। कैथोड पर एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है और कैथोड पर एल्युमिनियम धातु जमा हो जाती है। धनाग्र पर ऋणाग्र पर क्या क्रिया होती है, एल्युमिनियम आयन Al3+ जब वह ऋणाग्र पर यानी कैथोड पर पहुंचता है तो 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके एल्युमिनियम धातु में बन जाता है। वह पिघली हुई धातु जो है भारी होने के कारण तल में जमा हो जाती है, जिसको निकालना समय समय पर निकाला जाता है। अब ऑक्साइड आयन उसमें भी होता है जो धनाग्र पर जाता है, धनाग्र ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट की छड़ों पर जाता है, यानी एनोड पर जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन जब पहुँचता है तो ऑक्साइड आयन बना कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। तो वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ऑक्सीजन का एक अणु बनता है O2। इस तरह ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। एल्युमिनियम आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अपचयन की क्रिया होती है और वो ऑक्साइड इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। इस तरह ऑक्साइड जो है धनाग्र का ऑक्साइड जो धनाग्र पर मुक्त हो जाती है, ऑक्सीजन गैस धनाग्र पर मुक्त हो जाती है और जो ऋणाग्र पर यानी कैथोड पर एल्युमिनियम धातु क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो धनाग्र और ऋणाग्र में क्रिया होती है। ऋणाग्र पर एल्युमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके एल्युमिनियम धातु में प्राप्त हो जाता है, यानी अपचयन की क्रिया हो जाती है। धनाग्र पर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ऑक्साइड आयन जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। अब लेकिन जो आपको जानते हो कि ग्रेफाइट किसका होता है, कार्बन का बना होता है। और ऑक्सीजन जो है ग्रेफाइट की छड़ों पर जब जाती है तो ग्रेफाइट की छड़ों में जो कार्बन रहता है उस कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के तब मुक्त होती है। तो इस तरह आप देखो एल्युमिना के विद्युत विश्लेषण में जो ग्रेफाइट की छड़ें हैं, जो एनोड है, जो ऋणाग्र है, सॉरी जो धनाग्र है, वह उसका अपघटन होता है। क्यों? उसमें से और वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच के उसमें से कार्बन एटम को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रही है, इसलिए धनाग्र का क्षरण होने लगता है। तो एल्युमिना के विद्युत विश्लेषण में समय समय पर धनाग्र को बदलना पड़ता है, यानी ग्रेफाइट की छड़ों को बदलना पड़ता है। इस तरह आप एल्युमिनियम धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम क्रियाशील धातुएं कौन सी है? लोहा है, सीसा है, तांबा है, जस्ता है। तांबा तो कम क्रियाशील में भी आती है। लोहा है, सीसा है, जस्ता है, मध्यम क्रियाशील धातुएं। ये धातुएं प्रकृति में अधिकतर सल्फाइड के रूप में रहती हैं या कार्बोनेट के रूप में रहती हैं। लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट से धातु को प्राप्त करना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपने देखा एल्युमिनियम ऑक्साइड से आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना सरल होता है। इसलिए जो ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं जैसे जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट के रूप में रहती हैं, आयरन सल्फाइड या आयरन कार्बोनेट के रूप में रहती हैं, पहले उनको क्या किया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तब उनसे धातु प्राप्त की जाती है। तो पहला दिया है कि जब धातु सल्फाइड अयस्क के रूप में रहती है तो उससे ऑक्साइड कैसे प्राप्त की जाती है। सल्फाइड अयस्क को हम क्या करते हैं, हवा के अधिकता में जब गर्म करते हैं तो वह तीव्रता से गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाती है। इस क्रिया को भंजन कहा जाता है। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भंजन किसे कहते हैं। जब सल्फाइड अयस्क को हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को भंजन कहते हैं। उसी तरह कार्बोनेट जब अयस्क रहता है तो कार्बोनेट अयस्क को, यानी धातु का अयस्क कार्बोनेट के फॉर्म में है तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित हवा में तीव्रता से गर्म किया, यानी सीमित हवा मतलब कम हवा,
जहाँ पर हवा की कमी हो, सीमित हवा में तीव्रता से जब कम किया जाता है तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन या कैल्सिनेशन, कैल्सीकरण। कार्बोनेट अयस्क को सीमित हवा में तीव्रता से जब गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इसकी क्रिया को कहते हैं कैल्सिनेशन या निस्तापन। जस्ते के अयस्क का भंजन और निस्तापन दोनों बताया है। भंजन भंजन कैसे दिया देखो, जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड के रूप में जस्ते का अयस्क है, उसको हवा की अधिकता में गर्म किया, यानी ऑक्सीजन की क्रिया हुई उसके साथ, जब हवा ज़्यादा रहती है तो 3O2 ZnS 3O2 तो क्या बनता है, ZnO जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। फिर या तो जिंक कार्बोनेट है तो उसको क्या क्या उसका निस्तापन किया जाता है, कम हवा में उसको जब गर्म किया जाता है तो जिंक कार्बोनेट क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह समीकरण आपकी बुक में दिया है। ZnCO3 तो उससे क्या बन जाता है, ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह जिंक ऑक्साइड जो प्राप्त हो जाता है, यानी जस्ते का अयस्क जब ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो गया तब उससे धातु आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अब जिंक ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, एक अपचायक का उपयोग किया जाता है। जैसे कार्बन एक अपचायक है। अपचायक क्या होता है, जो किसी भी यौगिक में से ऑक्सीजन को निकाल दे उसको अपचायक बोला जाता है। तो जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन डाला जाता है तो जिंक ऑक्साइड में से कार्बन क्या करता है, उसमें स्थित ऑक्सीजन के परमाणु से साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है और जिंक धातु क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह धातु के ऑक्साइड का अपचयन करके धातु प्राप्त की जाती है। अपचयन के लिए जैसे जिंक ऑक्साइड में आपको कार्बन लिया गया, कार्बन के अलावा सोडियम भी लिया जाता है, कैल्शियम भी लिया जाता है, एल्युमिनियम जैसे क्रियाशील धातुओं का उपयोग करके अपचयन किया जाता है। क्योंकि एक धातुएं क्रियाशील होने के कारण क्या होती हैं, मध्यम क्रियाशील धातुओं को उसमें से क्या कर देती, विस्थापित कर देती, हटा देती। उसी तरह देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड में एल्युमिनियम से क्रिया की जाता है तो एल्युमिनियम मैग्नीज डाइऑक्साइड में से मैग्नीज को अलग कर देता है। देखो मैग्नीज अलग हो जाता है, Mn3MnO2 4Al 3Mn + 2Al2O3 और ऊष्मा प्राप्त होती है। इस तरह मैग्नीज धातु प्राप्त की जा सकती है। देखो जब इस तरह से अपचयन का उपयोग करके यह क्रिया जब होती है तो इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए जो धातु प्राप्त होती है वो पिघली हुई अवस्था में, यह क्रिया जब होती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, तो धातु क्या होती है, पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। इस क्रिया को बोला जाता है थर्मिस्ट अभिक्रिया। इसलिए थर्मिस्ट अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण भी आपके बुक में दिया है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। उसमें जब एल्युमिनियम मिलाया जाता है, एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्युमिनियम क्या करता है, लोहे का विस्थापन करके उसको अलग कर देता है। देखो लोहा अलग हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो गई, लेकिन इस क्रिया में बहुत अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त हो रही है, इसलिए लोहा जो है पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। इस क्रिया को थर्मिस्ट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग करके रेल की पटरी को जोड़ा जाता है। देखो ये रेल की पटरी को, दो पटरियों को छासी में डाला गया है, अब दोनों को जोड़ा गया है। तो कैसे किया, दोनों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, जो कि थर्मिस्ट अभिक्रिया कराकर धातु को पिघलाया गया है। क्रिया कराकर धातु थर्मिस्ट अभिक्रिया करके धातु मल को पिघलाया गया, धातु मल नीचे जमा हुआ है, फिर इस सांचे में उस धातु मल को डाला जाता है। तो बाद में धीरे से जब वो ठंडा होता है तो इस तरह रेल की दो पटरियाँ क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। अब आता है कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी है, जैसे तांबा है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। कम अभिक्रियाशील धातुएं अधिकतर तो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, ये सभी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन तांबा कहीं कहीं आपको सल्फाइड के रूप में मिल जाता है, तो उसका आपको कैसे निष्कर्षण किया जाता है, तांबे का सल्फाइड को हवा में क्या किया जाता है, पहले उसका क्या किया जाता है, भंजन किया जाता है, यानी हवा की अधिकता में उसको गर्म किया जाता है। जब हवा की अधिकता में उसको गर्म करते हैं तो तांबे का सल्फाइड Cu2S ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है 3O2, तो तांबे का ऑक्साइड Cu2O मिलता है। फिर और जब उसको गर्म किया जाता है तो ये तांबे का ऑक्साइड Cu2O2 फिर तांबे के सल्फाइड के साथ क्रिया करके तांबा बना देता है और सल्फर डाइऑक्साइड क्या गैस हो जाती है, मुक्त हो जाती है। इसी तरह
कभी कभी मर्क्यूरी भी सिनाबार यानी पारा भी सल्फाइड के रूप में होता है, तो इस तरह उसका भी निष्कर्षण किया जाता है। अब धातु विज्ञान में पहला तो आपने देखा अयस्क का निष्कर्षण था, पहला आपने अयस्क का सांद्रीकरण पढ़ा, फिर अयस्क का निष्कर्षण पढ़ा। तीसरा स्टेप क्या था? धातुओं का शुद्धिकरण। जो निष्कर्षण के बाद जो धातुएं प्राप्त हो जाती हैं वह धातुएं शुद्ध नहीं होती, क्योंकि आप बहुत सारे उसमें रसायन मिल जाते हैं, कुछ अशुद्धियां भी रहती हैं, तो वह शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं। तो जो धातु प्राप्त होती है उसको शुद्ध किया जाता है शुद्धिकरण की क्रिया द्वारा। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है, जिससे आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है।